मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनहित शिक्षण संस्थान, यूपीजी रूम 96, लखनऊ। आज हम चैलेंजेस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी समुदाय आधारित पुनर्वास की चुनौतियां, जो कि सबसे बेहतरीन टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। समुदाय आधारित पुनर्वास क्या होता है, उसके सर्विसेज क्या हैं, लाभ क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि CBR यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की कमी होती है। यानी जो सरकारी संगठन हैं और गैर सरकारी संगठन हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिससे CBR यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का सही और औचित्य मायने नहीं निकल पाता है। इसका एक कारण है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें कार्य की तत्परता नहीं पाई जाती है और गैर सरकारी संस्थानों में कार्य की तत्परता अत्यधिक पाई जाती है। काम करने के एबिलिटीज, काम करने का तरीका अच्छा होता है। इसी वजह से CBR यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में अगर हम देखें तो समन्वय की कमी देखी जाती है। एक सुसंगत सामुदायिक स्तर की रणनीति का अभाव। सामुदायिक सुसंगत रणनीति यानी एक जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिलता है। यानी प्लानिंग की कमी होती है। विकेंद्रीकरण सेवाओं की विकेंद्रीकृत सेवाओं की सीमित क्षमता और क्षमता। यानी हम किसी काम को एक कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में अगर हमें कोई काम या सेवाएं, हमें कार्य करने की जो क्षमता है, एबिलिटीज है, वो हम भी केंद्रीकृत कर लेते हैं, यानी सेंट्रलाइज कर लेते हैं, किसी एक पर केंद्रित हो जाते हैं। और हम इसलिए वहां पर केंद्रित हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सीमित क्षमताएं होती हैं, सीमित रिसोर्स होते हैं, सीमित मैन पावर होती हैं। इसलिए शायद हम वहां पर सीमित क्षमताओं पर विकेंद्रीकृत हो जाते हैं, जो कि CBR की एक अनियमित चुनौतियां हैं। क्योंकि वहां पर व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होगी, और जब हम विकेंद्रीकृत होते हैं किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी कार्य पर, तो बाकी लोगों पर उनका अट्रैक्शन या ध्यान खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे CBR का महत्व खत्म या उसकी अपनी एक चुनौती बन जाती है। या हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति पर जो परिचित होता है उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं, उनकी सेवाओं पर ध्यान देते हैं, जिससे CBR की चुनौतियां उन्मुख हो जाती हैं। प्रथाओं, अच्छी प्रथाओं के सीमित मॉडल प्रणाली का अभाव। यानी हमारे पास कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होती है जो कि नए स्ट्रेटजीज, नए प्रथाओं, नए परंपराओं के आधार पर समाज में प्रस्तुत की जाए, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के तरीके से हो, चाहे वो मॉडलिंग के तरीके से हो, चाहे वो मीडिया के तरीके से हो। हम एक पुरानी स्ट्रेटजीज के साथ, पुरानी रणनीति के साथ समाज में जाते हैं, जिससे कि वह समाज उन मॉडल पर सीखने और समझने के लिए उतावला नहीं होता है। CBR की सबसे प्रमुखता में से होना चाहिए कि जब हम जाएं, समाज में जाएं, तो नई प्रथाओं, नई सोच, नए मॉडल के आधार पर हम जाएं, जिससे समाज का व्यक्तियों से पुनर्वास प्रक्रियाओं में अवेयरनेस हो सके और साथ ही साथ उस मॉडल की प्रभाविता बरकरार रह सके। लेकिन हम पुरानी प्रथाओं से, अच्छी प्रथाओं से नहीं जाते हैं, जिससे हमें ये चुनौतियां देखने को मिलती हैं। पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता की कमी, यानी जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं उसकी नीड बहुत कम होती है, सेवाओं की कमी देखी जाती है। यानी जो सर्विसेज हैं, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, वो या तो ट्रेनिंग के अभाव में कम देखी जाती हैं, या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी देखी जाती है, जिससे CBR की अपनी एक चुनौती खड़ी हो जाती है। सामाजिक एकीकरण के हस्तक्षेप, यानी
यहाँ पर भी सामाजिक एकीकरण मतलब कि किसी हम एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं, विकेंद्रित हो जाते हैं, जिससे कि हमें वो प्रिवेंट नहीं मिल पाता या वो फीडबैक नहीं मिल पाता समाज से जो हमें मिलना चाहिए। और यही हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं जब हम सीबीआर करते हैं, जब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन पे, समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में ग्राउंड लेवल पर हम समाज में अपने आप को उतारते हैं। तब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यानी जो हेल्थ से संबंधित सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उसमें कमी देखी जाती है। अगर हम उदाहरण कोविड-19 का ले तो कुछ दिनों में हमने ये देखने को पाया कि जो हमारे हेल्थ सर्विसेज थे कहीं ना कहीं उसकी कमी देखी गई, जिससे बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग जो चाहे वो किसी धर्म से संबंधित थे, उन्होंने इस सर्विसेज को पूरा करने के लिए समुदाय में, समाज में विभिन्न प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए। जब हम हेल्थ सर्विस में, हेल्थ सुविधाओं में हमने कमी देखी, तब हम ऐसे मॉडल को जमीनी हकीकत पर उतारे। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता की कमी, यानी जो रिहेबिलिटेटर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनकी भी कमी देखी जाती है, यानी रिसोर्सेज की कमी देखी जाती है, ट्रेनर की कमी देखी जाती है, एजुकेटर की कमी देखी जाती है। तो ये समाज में जब हम सीबीआर कर रहे होते हैं तो हम विभिन्न जब चुनौतियों से परिचित होते हैं, विभिन्न चुनौतियां हमें मिलती हैं, तब हम उस पर सीख ना लेने की बजाय हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ये संगठन, समुदाय और सीबीआर की जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं इससे दुर्भाग्यपूर्ण रिस्पॉन्स करती हैं, रिजल्ट करती हैं, जो कि हम समाज में जब हमें ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे चुनौतियां हमें मिलती हैं, तो हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें दुर्गमता देखी जाती है, उसमें अभावता देखी जाती है, उस मॉडल, उस सीबीआर की लोकप्रियता कम होने लगती है समाज में, उस लोगों की, उस व्यक्तियों की लोकप्रियता कम होने लगती है। उस संस्था के प्रति, उस गैर सरकारी संस्थाओं के प्रति हमारी दुर्गमता जब देखी जाती है समाज में, तो उससे रिलेटेड जो हमें मॉडल्स होने चाहिए, चुनौतियां होनी चाहिए, वो हमें सामने दिखनी शुरू हो जाती है। सेवाओं की दुर्गमता, सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरियां, स्कूलें, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, इन सब की जब हम दुर्बलता देखते हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, स्कूल हैं, तो हम खास करके ये सबसे प्रमुख जो नीड, आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जब हम उनकी कमी देखने को मिलती है समाज में, तो हम ये मानते हैं कि अब हम सामुदायिक आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया या चुनौतियां में ही अपने जीवन यापन को जी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी हमारे सामाजिक सीबीआर कार्यक्रम, सामुदायिक पुनर्वास प्रक्रिया का एक सबसे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण संघर्ष होता है। अवधारणा की कमी, हम नेक्स्ट सीबीआर के कुछ उसमें देखते हैं, पॉइंटों के देखते हैं कि अवधारणा की समझ का अभाव, यानी हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होता कि सीबीआर क्या है, इसकी समझ हमें नहीं मालूम होती है, सीबीआर के बारे में परिभाषाएं नहीं मालूम होती है, विभिन्न डिसेबिलिटीज के बारे में हमें नहीं पता होता है, विभिन्न सेक्टर्स के बारे में हमें नहीं पता होता है कि हमें एक व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति समाज में मिलता है, तो हम उसके बारे में जब हमें समझ ही नहीं होती, हमें अवधारणा हमें मालूम ही नहीं होती, तो हम उसके पुनर्वास प्रक्रिया को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सिविल सेवाओं की त्वरित टर्न ओवर या वित्त प्राथमिकता, जो सर्विसेज होनी चाहिए वो उसके वित्त पर निहित होती है। ये भी देखा जाता है कि कम त्वरित जो वित्त है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस देखी जाती है सीबीआर का प्रमुख कारण। अच्छे से सीबीआर नहीं हो पाता जब हमारे पास अच्छे बजट नहीं होते, अच्छे त्वरित टर्नओवर नहीं होता। उसकी अगर वित्त की प्राथमिकता दी जाती है तो सीबीआर जो कार्यक्रम होता है वो अच्छे से होता है। समावेशन अगर हमें मिलता है समाज का तो सीबीआर अच्छे से होता है। लेकिन अगर ये समावेशन और वित्त की कमी देखी जाती है, कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है, तो हम सबसे सीबीआर की चुनौतियों में से एक मानते हैं। रिलायबिलिटी यानी वैधता, रिलायबिलिटी यानी वैलिडिटी का भी प्रमुख स्थान होता है। यानी जब हम किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी संगठन पर, किसी समाज पर जब हम रिलायबल नहीं होते, वैध नहीं होते हैं, वैधता यानी विश्वसनीयता नहीं होती, वैधता और विश्वसनीयता नहीं होती है तब हम उसके हस्तक्षेप या उसको स्वीकृत करने में अनिश्चितताएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एक चुनौतियों का, एक सीबीआर प्रबंधन कार्यक्रम प्रणाली का एक प्रमुख चुनौतियां होती हैं। यानी हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, वैध है कि नहीं, हम उसे सच मानते हैं, समाज में देखते हैं कि
वाकई में ये फ्रॉड वाली चीजें तो नहीं है। ऐसे चीजों पर सीबीआर का खराब प्रबंधन योजना, यानी हम जब सीबीआर का सबसे प्रमुख कारणों में से एक हो सकता है कि जो सीबीआर कार्यक्रम का प्रबंधन है, योजना है, मैनेजमेंट है, उसकी खराब प्रबंधन मैनेजमेंट की प्रक्रिया खराब तरीके से की गई हो। नेक्स्ट है अंतर मंत्रालयी प्रतिद्वंदिता, यानी जो मिनिस्ट्रियों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है, विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों के बीच, विभिन्न गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठनों के बीच, सरकारी और सरकारी संगठनों के बीच जो संचार के अभाव पाए जाते हैं, ये भी एक कारण होता है सीबीआर की चुनौतियों में से एक। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कल्याण विभाग में समन्वयता अगर गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन में नहीं देखी जाती है तो हम अक्सर मानते हैं कि जो समुदाय का या सीबीआर की प्रक्रिया है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर नजर आता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि सामुदायिक स्तर पर जो कमजोर संरचना होती है वो भी एक सीबीआर का प्रमुख कारण होता है कि जो भी उसके अंदर में आने वाली सुविधाएं हैं, सेक्टर्स हैं, उनकी मजबूत संरचना होनी चाहिए, जिससे कि हम जिनके लिए कार्य करने चल रहे हैं, एक पीडब्ल्यूडी के लिए कार्य करने चल रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कार्य करने चल रहे हैं समाज में, तो उसकी मुख्य धारा और उसकी शैक्षिक मुख्य धारा, सामाजिक मुख्य धारा, आर्थिक मुख्य धारा में हम उसे जोड़ सकें। उसे जो मोटो हमें दिखाना है, दिलाना है, समाज की मुख्य धारिता में जोड़ना, सहभागिता में जोड़ना, उसे समान अवसर दिलाना, वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर हम प्रमुख संरचनाएं उसकी कमजोर होती हैं तो हम उसको समाज की मुख्य धारा, शैक्षिक मुख्य धारा में जोड़ने में असमर्थ होते हैं, जो कि एक चुनौतियों में से एक है। कुछ चैलेंजेस अभी जो हमने देखे उसी की इंग्लिश वर्जन में है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट, यानी हम उसकी समझ, लैक ऑफ हमें कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती, अभी हमें अवधारणा की समझ नहीं होती है, तो हम रिप्लेस टर्न ऑफ सिविल सर्विसेज फाइनेंस एंड की जो फाइनेंस की कमी होती है उसकी वजह से हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। आप उसके को रिलेट कर लेना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर हमने दे दिया है। समुदाय की जो चुनौतियां हैं उसे हम दूर करने के लिए कुछ यहाँ पर हमने 5 तत्व रखे हैं, जो खास करके पहला तत्व समावेशन होता है। अगर हम समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया को अच्छे से करना चाहते हैं, वाकई में करना चाहते हैं, अच्छा इसके रिलेवेंट बनाना चाहते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में पुनर्वास लोगों का करना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है कि इंक्लूजन करना, यानी समावेशन की प्रक्रिया अगर हम करते हैं, समाज में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब हम समावेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसकी चुनौतियों से हम निपट सकते हैं। यानी समावेशन, समाज का समावेशन, एक समुदाय दूसरे समुदायों का समावेशन, एक संस्था दूसरे संस्थाओं का समावेशन, गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाओं का समावेशन। जब हम किसी कार्य को समावेशन के आधार पर करते हैं तब हम समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया में पुनर्वास हमें देखने को मिलता है, यानी हम रिहैबिलिटेशन हमें देखने को मिलता है, चेंज हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब हम भागीदारी होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कोऑपरेट होते हैं या एक अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तब हमें इन पुनर्वास की प्रक्रियाओं में भी चुनौतियों से दूर या निजात हम पा सकते हैं। और जब हम समावेशन होते हैं, किसी चीज में भागीदार होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे हमें पुनर्वास की प्रक्रिया में हमें एम्पावरमेंट मिलता है, यानी हम सशक्त बन सकते हैं। अगर हम समावेशन करते हैं किसी समाज में हम भागीदार बनते हैं, तो हमारा सशक्तिकरण भी होता है। एडवोकेसी, यानी हम किसी चीज की वकालत करते हैं कि ये समुदाय अच्छा है, ये समाज अच्छा है, ये पुनर्वास प्रक्रिया अच्छी है, तो अगर हम एक दूसरे को एडवोकेसी के थ्रू हम जोड़ पाते हैं, तो हम यानी भागीदारी कर पाते हैं, समावेशन कर पाते हैं, तो उसका हम सशक्तिकरण कर सकते हैं और हम पुनर्वास की प्रक्रियाओं की चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी, यानी हम इसकी लोकप्रियता क्या है सस्टेनेबिलिटी की, कि हम जब दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी हम मजबूत बनाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में कि हम उनको एडवोकेसी के थ्रू, भागीदारिता के थ्रू, समावेशन के थ्रू, वकालत के थ्रू उनको सशक्त बनाने की प्रक्रियाओं में हम ला सकते हैं, जिससे कि उनकी जो समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया है उसे हम दूर कर सकें। समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में सेवा प्रदान करने वाला जो तथ्य होते हैं
हम उनको देखने का प्रयास करते हैं जो प्रोस्थेटिक और ऑर्थोपेडिक होते हैं, खास करके जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्वचालित हाथ या क्या कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्स ऐसे चीज़ों का निर्माण करते हैं। हम इसके इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन को साथ में देखते हुए चलते हैं कि मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन थेरेपिटिस यानी बहुउद्देशीय पुनर्वास प्रक्रिया, यानी ऐसे टेक्नीशियन जो रिहेबिलिटेशन यानी मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन को प्रदान करने की टेक्निक्स रखते हैं, योजनाएं रखते हैं, उनके आधार पर हम इन्हें प्रशिक्षण करें। विभिन्न प्रकार के जो टेक्नीशियन अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो मल्टी इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो समाज की प्रक्रिया में सेवा प्रदान करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जो समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा या ऐसे 1 साल 6 महीने और 1 माह के जो प्रोफेशनल डिग्रीज होते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, उन ये पुनर्वास प्रक्रिया में सेवादात्री में सबसे अपना महत्व और मुख्य योगदान निभाते हैं। पेशेवर श्रवण और कान मोल्ड टेक्नीशियन जो खास करके हियरिंग मोल्ड यानी जो विभिन्न प्रकार के श्रवण और कान बनाने वाले या विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड देने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं या जांच करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भूमिका सेवा पुनर्वास प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, यानी पुनर्वास इंजीनियर और जो टेक्नीशियन होते हैं, रिहेबिलिटेटर प्रोसेसर होते हैं, उनकी भी अपनी मुख्य भूमिका होती है इन पुनर्वास प्रक्रियाओं में। हम प्रोस्थेटिक और ऑर्थोपेडिक देखते हैं कि प्रोस्थेटिक जो खास करके आर्टिफिशियल लिम्स वाले व्यक्ति होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो खास करके समाज में विभिन्न प्रकार के ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोपेडिक की विभिन्न हाथ या पैर आर्टिफिशियल लिम्स ऐसे चीज़ों को बनाकर विभिन्न प्रकार की पुनर्वास प्रक्रियाओं में अपना योगदान निभाते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो चाइल्ड होते हैं उनकी पुनर्वास प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका और एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उन्हें चाहे वो हियरिंग एड देनी हो, कोक्लियर इम्प्लांट देने हो, ऐसे चीज़ों को वो इनहेंस बना सकते हैं और उनको इनकरेज कर सकते हैं। उनको फैसिलिटेटर के रूप में उनकी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो काउंसलर के एक भूमिका निभाते हैं सीवीआर प्रक्रिया में। पुनर्वास सलाहकार और प्रशासक यानी रिहेबिलिटेटर, काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाते हैं, जो पुनर्वास प्रक्रिया यानी सलाहकार देकर विभिन्न प्रकाशक के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यानी जो उच्च पद पर आसीन होते हैं रिहेबिलिटेशन के पद पर, वो भी एक पुनर्वास प्रक्रिया में अपनी मुख्य भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। चाहे वो विभिन्न प्रकार के सीवीआर कार्यक्रम कराकर, विभिन्न प्रकार के जागरूकता प्रोग्राम कराकर समाज को अवेयर करने की भूमिका में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। खास करके सीवीआर जो वर्कशॉप मैनेजर होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यशालाओं का भी प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक, मीडिया या ऐसे या पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक पुनर्वास की प्रक्रिया में अपना मुख्य योगदान निभाते हैं, जिससे समाज को एक मुख्य धारा और शैक्षिक मुख्य धारा पुनर्वास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक जो पुनर्वास होते हैं, उनकी भी भूमिका एक रिहेबिलिटेटर फ्रेशर्स या कैसी जो प्रेशर होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी भी मुख्य भूमिका इस पुनर्वास प्रक्रिया में होती है। और यह सर्विसेज को प्रोवाइड कराकर विभिन्न प्रकार के मनोदशात्मक निर्देशन देकर अपने रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। काउंसलर या गाइडेंस करके, निर्देशन और अभिप्रेरण या प्रेषक करके। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन इन सोशल वर्कर, खास करके सामाजिक कार्यकर्ता पुनर्वास प्रक्रिया में यानी सीवीआर के जो कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सोशल वर्कर होते हैं या हितकारक होते हैं या हम कहें स्टॉक, वो अपनी मुख्य भूमिका निर्वहन करते हैं, जो समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को अवेयर करते हैं, अपनी सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। उनको स्टॉक होल्डर जो होते हैं हमारे, उनकी मुख्य भूमिका होती है। मानसिक मंदता में पुनर्वास रिहेबिलिटेशन, खास करके मेंटल रिटार्डेशन के क्षेत्र में
और स्पीच के क्षेत्र में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जो मानसिक मंदिर बच्चे होते हैं या स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो उनके स्पीच और खास करके मेंटल रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, और जो खास करके मेंटल रिटार्डेशन से ट्रेनिंग या ऐसी चीज़ें प्राप्त करे होते हैं उनका भी सीबीआर कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खास करके भाषण रोग विज्ञानी विकलांगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष शिक्षक जो स्पेशल एजुकेटर होता है। एजुकेटिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड हैंडीकैप्स, विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो रिहा प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी या स्पेशल टीचर होते हैं वो एक हैंडीकैप बच्चे को, एक विकलांग बच्चे को शिक्षित और प्रशिक्षित कर एक सीबीआर की भूमिका में अत्यंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक वोकेशनल काउंसलर रिहैबिलिटेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि एक जब रिहैबिलिटेट या रिहैब करता है या पुनर्वास प्रक्रिया में जो काउंसलर होता है, वोकेशनल काउंसलर होता है, उसे वो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में रिहैब करता है, और एक रिहैब करने के साथ साथ वो काउंसलर भी वो उसको वोकेशनल की तरफ भी ट्रेन करता है, उसका प्लेसमेंट करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी स्टेप से तीसरे स्टेप, जिससे कि उसका प्लेसमेंट हो सके एक दूसरी चीज़ों में। समुदाय आधारित पुनर्वास के लाभ क्या हो सकते हैं कि बहु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी मल्टी सेक्टोरियल जो सेक्टर्स नेटवर्क्स हैं उनको बढ़ावा देना, विकलांगों लोगों की अधिकारों और भागीदारिता को बढ़ाना। दुनिया भर के अगर देशों और संगठनों की बात की जाए, देखी जाए, तो जो ऐसे सीबीआर कार्यक्रम चलाते हैं वो उनका काम होता है कि विभिन्न प्रकार के विकलांगों की समान अधिकारों का संरक्षण और विभिन्न मल्टी सेक्टोरियल चीज़ों को और संगठनों को मजबूत बनाया जाए, जिससे एक हितकारक परिणाम मिल सके। और खास करके इसका उद्देश्य भी होता है समाज में एक रूपता ले आना, एक समानता ले आना, कि जिससे जो एक पुनर्वास प्रक्रिया लाभ लेने वाला व्यक्ति है वो समाज के अन्य वर्गों के समान आके स्टैंड कर सके, खड़ा हो सके। सीबीआर कार्यक्रम के कुछ अगर हम घटक देखें तो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो पीडब्ल्यूडी के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको कवर कर सके, उनको एक संरक्षित कर सके, मुख्य धारा में जोड़ सके। उनकी मुख्य धारा के जोड़ने के साथ बहुउद्देशीय दृष्टिकोण होना चाहिए जो सामाजिक एकीकरण, हस्तक्षेप या शिक्षा, आर्थिक कार्यक्रम जैसे शामिल हो, और इनकी पहुंच दूर तक हो, जिससे उनके प्रभावी जो रेफरल प्रणाली है इसको अपनाया जा सके, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, लिंगों पर फोकस किया जाए, चाहे वो स्त्री पुरुष हो या स्त्री हो या महिला हो, इन सभी पर संतुलन विकलांगता के आधार पर फोकस किया जाए, अच्छी प्रशिक्षण सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, विभिन्न सेवाओं का प्रावधान किया जाए, हस्तांतरण कौशल आधारित सेवाएं की जाए, संतुलन रखा जाए बीच, यानी समुदाय और परिवार के बीच सशक्त संतुलन रखा जाए, जिससे कि ये जो पीडब्ल्यूडीज हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनका एक कौशल विकास हो सके, विभिन्न कार्यक्रमों या विकलांगताओं का सुदृढ़ीकरण हो, जिससे कि वो अपने क्या कहते हैं समाज की प्रक्रियाओं में अपना स्थान राज्य और स्टेट में अपने आप को वंचित ना समझें। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अनुशंसा अगर हम कहें कि अगर अच्छा सिस्टम होता है, अच्छे चीज़ें होती हैं तो हम उसकी वकालत करते हैं। एक अच्छी चीज़ें हैं कानून, न्याय, प्रतिस्पर्धा, प्रतिबद्धता की अगर होती है तो हम उसकी वकालत करते हैं, उसकी हम तारीफ करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से इसे जोड़ रखा हूँ। मौजूदा कानून, मानकों, रणनीति, योजनाओं को बनाना चाहिए। विकलांगों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, सेवाओं पर निवेश होना चाहिए, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों की पहुंच सभी आवश्यकताओं तक हो, विकलांगता में भागीदारी हो, जिससे समस्याओं को निपटाया दूर कर किया जाए, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं या कार्यक्रमों का प्रबंधनों की क्षमता निर्माण हो, विकलांगों को मुख्य धारा में जोड़कर प्रशिक्षित किया जाना, जन जागरूकता, विकलांगता की समझ को बढ़ावा देना, ताकि मीडिया, परिवार, सरकार और संगठन कलंकित मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना सके, विकलांगता के प्रति डेटा एकत्रित करना ताकि योजनाओं को अत्यधिक या समस्याओं को दूर किया जा सके, विकलांगता पर अनुसंधान करना,
ताकि इन सभी चीज़ों को या सेवाओं को या बाधाओं को दूर कर कल्याण व गुणवत्ता कुशलतापूर्वक संसाधनों का आवंटित किया जा सके, जिससे एक सुगम्य भारत का निर्माण किया जा सके। अगर हम मार्गदर्शिका देखें तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद अलमाता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लेखिका हैं, अलमाता ने डब्ल्यूएचओ में इन्होंने वकालत करी थी, एडवोकेसी करी थी, एक निर्देशिका और घोषणा किया था कि डब्ल्यूएचओ इन चीज़ों को अगर अपनाती है तो सबसे ज़्यादा लाभ समाज को सीबीआर का होगा। जैसा कि अलमाता ने घोषणा पत्र में अनुपालन में शुरू किया, विकलांगों की जो विकलांगजनों के पुनर्वास, अवसरों और समानता, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक समावेश की योजनाएं बनाया गया। आज अगर हम देखें सीबीआर कई देशों राज्यों लगभग 180-82 देशों में चलाया जा रहा है। इसकी जो सबसे प्राथमिक और प्रथम भूमिका उनके स्टॉक होल्डर पर होती है, जो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग या हितकारक टहल रहे हैं, जैसे जो प्रोफेशनल्स टहल रहे हैं, उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष में अगर हम देखें तभी हम उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे, एक सशक्त समाज और एक सशक्त चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, उनकी पुनर्वास की प्रक्रियाओं की हम कल्पना कर सकते हैं, उनके सशक्तिकरण की हम कल्पना कर सकते हैं। अगर ऐसा इंक्लूजन होता है, उनकी चैलेंजेस को अगर हम कम करें तो तभी हम सशक्त समाज, सशक्त परिवार, सशक्त समुदाय की कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू।